Good evening, everyone. We will be doing section C questions in this session now. I'll try कि हम 105, 112, 111 कर लें. लेकिन 111 सबसे लास्ट में क्यों है? I could have written 105, 11 and 12. ये इसलिए है क्योंकि अगर तुम्हारा दम निकल गया 105 और 12 में, then I'll not do 111. That can still be attempted by you. लेकिन 105 और 12 ये मुझे ही कराने का बनता है. ठीक है? So अब मुझे स्क्रीन शेयर पे आपके सामने बुक भी लेके आनी है, दी एग्जाम किट, और इन क्वेश्चंस को करेंगे अब एक्सेल पे. आई विल नॉट नीड दी राइटिंग पैड टू डू दिस. तो फटाफट से अगर आप लोग खुद भी कर रहे हो, यू नीड टू ओपन क्वेश्चन नंबर 105 इन द एग्जाम किट एंड दी एक्सेल. हाँ, तो ये एक्सेल में कर रहे हैं ना मैम? यस. ओके ओके. ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन जब तक एडजस्ट कर लेती हूँ, इधर उधर की बेकार की चीजें ना दिखें. अच्छा, अब ना यू नीड टू जस्ट रिड्यूस डाउन द साइज ऑफ माय वीडियो. जो लाइव में मैंने तुम्हें साइड बाय साइड बोला था ना, उसको रिड्यूस डाउन कर लो, क्योंकि स्क्रीन पे 3 स्क्रीन अगर होंगे और मुझे बड़ा देखने के चक्कर में तुम्हें ये ढंग से नहीं दिखेगा. खोल लिया क्वेश्चन? ओपन किया? Yes, ma'am. चलो, लेट्स बिगिन. So Richard Trier is employed by Prog PLC as a computer programmer. Employment income आने वाली है. Richard has tried to prepare his own income tax computation for the tax year 22-23, but he has found it more difficult than expected. So he was thinking कि बड़ी easy सी होगी. ये सब अगर ये लोग ही काम कर लेंगे तो तुम लोग क्या करोगे? Although these sections which Richard has completed are correct, there are significant number of omissions. The omissions are marked as OS, outstanding. यानी जो amounts हैं वो ठीक है, जो amounts नहीं हैं वो आपको calculate करने हैं. The partly completed income tax computation is as follows. Income tax computation, we are following the tax year 22-23. Employment income दिख रही है मुझे, नहीं sorry, employment income में salary दिख रही है मुझे. Car benefit, he couldn't understand क्या होना चाहिए. Fuel benefit, he couldn't understand. Living accommodation, he couldn't understand. Property income, he couldn't understand. Building society interest, ठीक है. Dividend, ठीक है. PA, I am not sure. पता नहीं 1 लाख से ऊपर इनकम जाएगी नहीं जाएगी, पर चलो देख लेते हैं. पर इसने बोला है कि जो अमाउंट इसने डाले हैं वो ठीक है. ओके, टैक्सेबल इनकम आएगी और उसके बाद में इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेशन भी उसने डाल दी. That too without numbers. चलो, पे 19,130 का माइनस किया हुआ है. नोट 1, कार एंड फ्यूल बेनिफिट्स. सो नाउ बिफोर आई गो अहेड विद दिस, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना. रिक्वायर्ड, calculate the income tax payable by Richard Trier for the tax year 22-23, 15 मार्क्स का. इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे? सबसे पहली चीज यहाँ पे कार बेनिफिट मिसिंग है. सो वील फर्स्ट स्टार्ट विद कार बेनिफिट. क्या नाम था इसका? TRY ट्रायर. हाँ, what is the main requirement of the question? इनकम टैक्स पेबल निकालना. तो कार बेनिफिट का वैल्यूएशन इसका मेन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं होगा. दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट्स. तो मैं इसका वर्किंग नोट थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बनाती हूँ. पहला वर्किंग नोट कार बेनिफिट का, करेक्ट? ठीक है, चलो कार बेनिफिट की तरफ आते हैं. Ma'am, before you solve this, and just want to have a clarification. Hmm. What if we do working notes first and then the illustration? Like, is it okay to do that? See, actually there is no problem, but the only problem which comes up is it reduces the impression on the examiner. Okay, okay, done, ma'am.
because if anything goes wrong in the working note, he will not go to the main solution to mark the answer. अच्छा हाँ हाँ या दैट इज आल्सो देयर. ठीक है, तो पहले बेटर यही है कि हम मेन सॉल्यूशन लें, एटलीस्ट जो चीजें सही हैं वो तो मार्क करेगा. हाँ ठीक है. हाँ चलो. अच्छा Okay. ओके ओके. तो कार बेनिफिट, you all have to tell me now, okay? Throughout the tax year 22-23, Prog PLC provided Richard with a petrol car, which has a list price of 17,900. The car cost PLC, the company, 17,200. मुझे कौन सी प्राइस लेनी है? The first लड़ाई comes in 17,200 और 17,900. 17,900. 17,900 list price. अब बात करें, कंपनी को तो 17,200 की पड़ी है. नहीं लिस्ट प्राइस लेते हैं इसमें. List price. रीजन? बिकॉज उस कार का एक्चुअल में मार्केट में बेनिफिट उतना है. इट्स नॉट लेस. कंपनी को कितना पड़ा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ताकत ऑफ द कंपनी. आपको बेनिफिट किस गाड़ी का दिया गया है जिसकी वर्थ 17,900 है? तो बेनिफिट वैल्यूएशन हैज टू बी मार्केट लिस्ट प्राइस. वेरी गुड. एंड इट हैज अ CO2 emission rate of 109 grams per kilometer. During the tax year 22-23, Richard made contribution of 1,200 pounds to Prog PLC for the use of the car. तो ये तो एंड में जब कार बेनिफिट कैलकुलेट हो जाएगा तब माइनस करेंगे. फिलहाल कार बेनिफिट का फॉर्मूला लिखते हैं. The way I am doing it, you have to do it. Done? Yes, ma'am. What is the list price which you have to take? 17,900. 17,900. 17,900. What is the appropriate percentage? 26%. 26. कैसे? राउंड डाउन करेंगे 105. 109 minus 55. It comes 54. So 50 divided by 5. 10 या plus फिर इसको- 16. या फिर इसको ले जाओ पूरे के पूरे 5s में. तो मैं 109 को या तो राउंड डाउन कर लूं, वरना मैं जैसे करती हूँ वैसे कर लो. 109 minus 55 divided by 5. How much will this be? 10.8. 10. 10.8. लेकिन मुझे तो कंप्लीट चाहिए होता है, तो 10 ले लो. तो 10 लेना पड़ेगा. 10%. और हम इसको ऐड किस में कर रहे हैं? 16 में. 16 में. So the appropriate percentage comes out to 16 plus. ओहो, मैंने 10. आगे 10. % जोड़ दिया. Shit. क्या है बे? मैम वो सेल परसेंटेज में है शायद मैम. यार वो मैं हिलाना नहीं चाह रही बिकॉज तुम्हारा प्रॉक्टर वाला हिल जाएगा सारा फिर. ठीक है, तुम्हारा प्रॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा ये एरर जो इसमें आ रहा था. दिस इज अ स्मार्ट एक्सेल. तुम्हारे उसमें बहुत बेसिक एक्सेल होती है, तो ये गड़बड़ उसमें नहीं होगी. वो सीधा सीधा यही पकड़ेगा. ठीक है, 16 प्लस 10 आ गया. और 10 की कैलकुलेशन आप एग्जामिनर को यहाँ शो कर देंगे कि आपने कैसे की है. रेस्ट नथिंग हैज टू बी शोन. गॉट इट? डीजल गाड़ी होती तो 20 plus 10. 20 plus 10 होता. या 4% आप ज्यादा लेते हो. और अगर ये रेट 46% आती तो 37 37 लेते हैं. 37 maximum limit. याद है ना? ये कौन Yes. रोना रो रहा था कि मुझे याद नहीं रहता. बेनिफिट बताओ. ओहो, 26%. This is for the whole year. गाड़ी was provided for the whole year or part of the year? Throughout the year. Whole year. Throughout the year. तो इस बेनिफिट में से अब हमें क्या करना है? लेस कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय. 1,200. बिल्कुल, मेड बाय रिचर्ड. How much contribution has he made? 1,200. So what is the net benefit? Net benefit लिखोगे या taxable benefit लिखोगे? Taxable benefit. बताओ, क्या कार बेनिफिट सबको समझ में आया?
Yes. ठीक है, even if you do this, remaining you don't remember, you are awarded 3 to 4 marks on this. एक नंबर अप्रोप्रिएट परसेंटेज का, एक नंबर लिस्ट प्राइस चूज करने का, एक नंबर आपके इस टोटल कैलकुलेशन का। ठीक है, तो टैक्स में कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे 100% क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग होती है, सेक्शन सी बचाता है हमेशा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई टू 5 अप्रैल 23, 9 महीने, Prog PLC also provided Richard with fuel for private journeys. The total cost of fuel during the period was 4,200, of which 45% was for private journeys. Richard did not make any contribution towards the cost of the fuel. क्या बोलते हो? Why so much खिचड़ी have they given? Fuel benefit तो होता ही प्राइवेट जर्नी के लिए। अब उसमें से उसने कितनी प्राइवेट जर्नी करी, कितनी बिजनेस जर्नी करी, इट्स इररिलेवेंट। आपको प्राइवेट जर्नी के लिए बेनिफिट दिया गया है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता था, उसको अप्रोप्रिएट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते थे। व्हाट वाज दैट अमाउंट? वो एग्जाम में वैसे दिया होता है, 25,300. दैट इज गिवन इन द एग्जाम। तो उस बेनिफिट को क्या बोलते हैं? Fuel benefit. फ्यूल बेनिफिट। अच्छा, अगर एम्प्लॉई टोटल खर्चे में से 4200 में से लेट्स सपोज 1000 पाउंड्स पे कर देता, तो क्या मैं माइनस करती इसमें से? No, ma'am. सिर्फ और He सिर्फ has to pay full. जो प्राइवेट फ्यूल का बेनिफिट है उसमें अगर वो पार्शियली भी पे करता है, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट। यानी पे करो तो पूरा करो, वरना मत करो, राइट? कितना बेनिफिट बोल रहे थे अपन? 25,300। Yes. और परसेंटेज, प्लीज कनेक्ट दी सेल्स। Okay. डन। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, फ्यूल इज प्रोवाइडेड फॉर हाउ मच पीरियड? 9 months. प्लीज प्रोरेट इट, इट इज नॉट गिवन फॉर द कंप्लीट ईयर। तो कंप्लीट ईयर का बेनिफिट भी मत जोड़ो। कितना जोड़ोगे? सिर्फ 9 मंथ्स का। सो 4934 का बेनिफिट इसमें जुड़ेगा, फ्यूल बेनिफिट। ये एक ही सेल में आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। डन। जिन पॉइंट्स को मुझे ऊपर ले जाना है ना, उनको मैं रेड मार्क कर लेती हूँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ? No, ma'am. ठीक है, अब आ जाते हैं लिविंग अकोमोडेशन पे। अरे ये क्या आइटम है? थ्रू आउट द टैक्स ईयर 22-23, यानी पूरे साल, Prog PLC provided Richard with living accommodation. The property has been rented by Prog PLC since 6th April 22 at a cost of 1,100 pounds per month. The market value of the property was 122,000 pounds and it has an annual value of 8,600. Oh, market value 122 है। Additional charge calculate करना होगा। नील बटा सन्नाटाओं, क्या बोलते हो? More than 75,000. क्या? मैम more than 75,000 पे करेंगे एडिशनल। तो ये तो है तो सही, मार्केट मतलब वैल्यू वही। इज 122,000। मैम नहीं होगा। क्यों 6 यार? साल पहले ना, 6 6 साल years पहले से पहले। होता है, 6 years हाँ, बिफोर होता है, तो ये तब नहीं मार्केट होगा। वैल्यू लेते हैं। हाँ, किससे 6 इयर्स पहले? जब हमने प्रॉपर्टी दी होती है उससे 6 साल से भी पहले खरीदी अगर होगी तो मार्केट वैल्यू तो लेंगे, ऐसा कुछ? करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। क्या ये प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर ने खरीदी भी है? We take, I think, Rented hire है, of rent paid or hire of annual. रेंटेड। It has not been purchased by the employer. That means there is no chance of getting additional charge. समझे? So that will be rent paid and Annual value, whichever is, annual value. जो यानी सिर्फ और सिर्फ बेसिक चार्ज लगेगा। There will be no additional charge because the property is not owned by the employer. समझे? तो अगर तुम गलत भी सोच जाओगे ना, तो तुम्हें इसमें जवाब मिलना चाहिए कि मार्केट वैल्यू कब लेनी होती थी? जब एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने से 6 साल से भी पहले खरीदा गया था। खरीदा खरीदा, अरे भाई खरीदा ही नहीं है, यानी rent किया एडिशनल की सा बात ही नहीं आती। ठीक है, वैसे ये नोट्स में एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, अगर रेंटेड होता है तो इट इज नॉट एक्सपोज टू एडिशनल चार्ज। गॉट इट? याद आया कुछ? नहीं याद आया तो अभी खोल के चेक करो, जब तक मैं लिख लेती हूँ।
मैम ये आप एक्सेल फाइल शेयर करोगे? LMS पे अपलोड होगी, ठीक है। ठीक है, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। हायर होता है या विच एवर लेस होता है? हायर होता है। हायर होता है मैम। Higher. एनुअल वैल्यू और रेंट पेड? Rent paid by Paid employee. by by the employer. employer. ठीक है, एनुअल वैल्यू उन्होंने दी क्या? Yes, ma'am. 8600. 8600. 8600. किराया कहाँ है? 1100 times 1100 per month. 1100 into 12. 13,200. दिस इज 13200 है ना? तो वैल्यू Yeah. क्या हुई? ओ यार ये इक्वल टू नहीं लेगा। व्हाट इज द हायर ऑफ दीस टू वैल्यूज? 30,200. 13200. यानी लिविंग अकोमोडेशन का क्या बेनिफिट ऐड करेंगे हम? 13200. 13200। ये कैलकुलेशन आप पूरी दिखाएंगे और आप लिखेंगे कि आप क्यों नहीं ले रहे हैं इसको, एडिशनल चार्ज क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर आपने इसका रीजन नहीं लिखा, द एग्जामिनर विल कंसिडर कि आपको पता ही नहीं था कि एडिशनल चार्ज नाम की कोई चीज होती है एंड यू बाय मिस्टेक डिडंट चार्ज इट। ठीक है, वी हैव टू क्लियरली शो हिम कि नहीं हमें पता है और ये इसलिए नहीं ले रहे हम। गॉट इट? समझ गए क्या मेरा इशारा? Yes, ma'am. yes नो मैम? Yes, ma'am. यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन 6 अप्रैल साल के शुरू में प्रॉक पीएलसी परचेज फर्नीचर फॉर द प्रॉपर्टी एट अ कॉस्ट ऑफ 12,100। द कंपनी पेज फॉर द रनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड फॉर द टैक्स ईयर दीज अमाउंटेड टू 3700। यहाँ पे दो खर्चे दिख रहे हैं, एक प्रॉपर्टी के लिए फर्नीचर परचेज किया, दूसरा जो रूटीन खर्चे हैं प्रॉपर्टी के वो कंपनी पे करती है। आर देयर टू डिफरेंट बेनिफिट्स इन्वॉल्व्ड? Yes, ma'am. A capital allowance furniture pay. I think we take running cost as a full and the rest 12,100 by 20%. प्राइवेट यूज ऑफ असेट्स याद आया? प्राइवेट यूज ऑफ असेट्स 3700 के रनिंग एक्सपेंसेस आपको एब्सोल्युटली पूरे के पूरे बेनिफिट में चार्ट करने होंगे। कितने का फर्नीचर खरीदा है? अभी पीपीटी खोल के चेक करो। देखो पता है क्या है, मैं इसमें सोच रही थी कि मैं प्रोविजन जहाँ साइड में चिपका दूंगी, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें उसमें ट्रैक भी नहीं करना आएगा कि मैं किस वाले प्रोविजन की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये ट्रैक करना आना चाहिए कि विच स्लाइड ऑफ द पीपीटी आई एम टॉकिंग अबाउट। निकालो, रनिंग एक्सपेंसेस भी देखो और प्राइवेट यूज ऑफ असेट्स भी देखो, कहाँ मिलेगा? ढूंढो, टेक योर टाइम, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू सी। पीपीटी में मैम तुम्हें इसको मिला? हम मैम एक डाउट है, इसको हम प्राइवेट यूज ऑफ एसेट्स की तरह लेंगे या जैसे हम लेते थे लिविंग अकोमोडेशन में कि मतलब प्राइवेट यूज ऑफ एसेट्स इज अ डिफरेंट हेड राइट? लिविंग अकोमोडेशन से वहां पे आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। एक ही चीज है वैसे, दोनों में 20% ही है। ठीक है, ठीक है। सो यू कैन टेक इट बोथ वेज। ओके। मैं तो इसको ये ले रही हूँ, प्रॉपर्टी के साथ जो असेट्स दिए गए हैं उस पे मैंने 20% लगा दिया। ओके। ठीक है, you name whatever it is, but whenever an employee gives you any asset to use, that is charged at 20% of its cost. यस। चाहे वो घर के साथ दिए गए हो, चाहे वो वैसे दिए गए हो। ओके। Done? This is clear to everyone?
यार आगे तो Yes. प्रॉपर्टी इनकम आ गई. नाउ वी आर गुड टू मैम गो विद रनिंग एम्प्लॉयमेंट इनकम. एक्सपेंसेस हम पूरे लेते हैं ना, कोई पूरे लिमिट तो पूरे नहीं होती ना, नो 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 कोई नो. लिमिट तो नहीं होती ना. रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ अकोमोडेशन में लिमिट किसके साथ होती है? 10% of कुछ adjusted income. विच अकोमोडेशन इज इट? जॉब लिविंग, जॉब रिलेटेड. Job related. जॉब रिलेटेड में लिमिट होती है कि आप बेनिफिट कितना बना सकते हैं, 10% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स. और ये रेलेवेंट अर्निंग्स क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम विदाउट लिविंग एडजस्टमेंट. अकोमोडेशन. ठीक है, याद आया? Yeah. दिस इज हाउ यू नीड टू कीप ऑन रिवाइजिंग. अच्छा, अब एक बार ना इसका फॉर्मेट देखते हैं. इसके फॉर्मेट में ये लोग एम्प्लॉयमेंट इनकम अलग अलग हेड्स में लेके जा रहे हैं. और क्वेश्चन ने पूछा है इनकम टैक्स पेएबल पूछा है, तो मैं एक ही लाइन आइटम ले जाना चाह रही हूँ यार कि एम्प्लॉयमेंट इनकम का मैं एक ही आइटम ऊपर लेके जाऊं. ठीक है, you will not punch them here. They are to be strictly linked. बताओ, is it clear till here? Yes, ma'am. मैम ये रनिंग एक्सपेंसेस, प्राइवेट यूज एसेट्स, इन सब के अलग हेड बनते हैं. अलग अलग. मेरा आ रहा है 68,738. बताओ, ये सबका आ गया? एक्सेल ने दिया है, कोई वैल्यू जरूर गलत पंच हो सकती है, वो भी वैसे तो सेल्स में लिंक्ड है, गलत नहीं होगी. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इनकम निकल के आ गई. अब इसको इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन के लिए वी कैन पुट इट ऑन द फर्स्ट प्लेस, एम्प्लॉयमेंट इनकम. और आप कैसे लिखेंगे? वापस से हम वही वाला फॉर्मेट बनाएंगे. नॉन सेविंग्स इनकम. सेविंग्स इनकम थी कि डिविडेंड इनकम थी? और दोनों ही है. बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ. No, ma'am. ठीक है, द नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम विच इज रिमेनिंग इज प्रॉपर्टी इनकम. चलो अभी करी ना प्रॉपर्टी इनकम, वापस वर्किंग नोट पे पहुंचते हैं. Richard owns a freehold shop which is let out unfurnished. The 10-year-old shop was purchased by Richard on 1st October 22. Richard spent 8,400 replacing the building's roof. The shop was not usable until this work was completed on 30th November 2022. And this fact was represented by a reduced purchase price. सस्ते में मिली है उसको ये शॉप. Why? उसकी छत थोड़ी सी टूटी हुई थी और बिना इस छत की रिपेयर के ये उसको यूज नहीं कर सकता था. यानी दिस अमाउंट स्पेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड तो नहीं होगा, उसके ऊपर कैपिटल अलाउंस मिलेगा. और यहाँ पे
seems like कि ये जो प्रॉपर्टी इनकम ले रहा है, दिस इज वन ऑफ द साइड बिजनेसेस फॉर हिम। एक तो वो नौकरी कर रहा है, दूसरा इसको बिजनेस की तरह चला रहा है तरीके से, क्योंकि दुकान है। तो ऐसे केस में इस पे एसबीए दे दे। बिल्डिंग है या प्लांट एंड मशीनरी है? बिल्डिंग। बिल्डिंग है, एसबीए मिलेगा, दे दें। एसेंशियल खर्चा वी कैन गिव एसबीए, राइट? समझ गए? समझ गए? एसबीए की रेट क्या होती थी? 3%। 3%। 3%। चलो वो अलग से लगाएंगे, फिलहाल इसका ध्यान रखना, दिस इज नॉट टू बी अलाउड, और आप रीजन देंगे इसमें। On 1st December 22, the property was let to a tenant with Richard receiving a premium of 12,000 pounds for the grant of a 30-year lease. Is it a short lease? Yes. Yes, ma'am. It is a short ma'am. lease. तो Yes, मेरा ma'am. एडजस्टमेंट ए आता है सबसे पहले तो प्रीमियम के लिए, जिसको आप क्लैरिफाई करोगे दैट दिस इज अ शॉर्ट लीव प्रीमियम। शॉर्ट लीव प्रीमियम को हम कैसे इनकम में बनाते हैं? Whatever is the premium into 51 minus n divided by 50, याद आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, what is the premium? 50. 12,000. What is the term of the lease? 30 30. years तो 51 minus 30 करूं, and divided by 50. Divided by 50. ठीक है? Yes. इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत है। इस कैलकुलेशन में the examiner will understand। तो मुझे प्रॉपर्टी इनकम में 5040 जोड़ने हैं, लेट मी मार्क इट विद रेड। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू अ फायर 8600 वाज, एक मिनट, सॉरी, द मंथली रेंट इज 664 पाउंड्स पेबल इन एडवांस, एंड ड्यूरिंग द पीरियड 1st December to 5th April रिचर्ड रिसीव्ड 5 रेंटल पेमेंट्स। कितने रेंटल पेमेंट्स आए उसके पास? 5. 5. यानी बाकी नहीं आए, यानी रेंट रिसीव्ड कितना हुआ? 5 महीने का। Yeah. करेक्ट। डिफॉल्ट Yeah. बेसिस इज व्हाट बेसिस? Cash. कैश बेसिस। तो कितना मिला उसको? उसको सिर्फ 5 महीने का ही रेंट मिलता है, दैट इज 664। 796. करेक्ट। Yeah. दूसरा प्रीमियम जोड़ लूं इसके नीचे ही, फिर खर्चे माइनस कर देंगे। बस इनकम में तो और कुछ बनेगा नहीं, अब खर्चे खर्चे ही हैं। ओके। Due to a fire, 8600 pounds was spent on repairing the ceiling of the shop during February 2023. ये पनौती है ये शॉप। कभी आग लग जाती है, कभी पहले बिल्डिंग कोलैप्स थी। Only 8200 of this was paid for by Richard's property insurance. तो क्या बोलते हो? इंश्योरेंस ने सिर्फ 8200 दिया, बाकी 400 पाउंड्स आपकी जेब से लग गए। तो ये एट द टाइम ऑफ परचेज तो हुआ नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ना मान के क्लेम कर लूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आग लग गई, इसमें नुकसान हो गया, मेरी जेब से तो 400 पाउंड्स ही गए। यू कैन टेक इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इसमें एसबीए नहीं बना पाओगे, दिस इज नॉट मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन या फिर वो नहीं है, बिल्डिंग नहीं बना रहे हो, समझे? तो ध्यान रखना, एसबीए के लिए हमें कौन सा वाला एलिजिबल करना है? Construction. कंस्ट्रक्शन वाला, ये मत करना। रीजन समझ में आया क्यों? ये रेडी टू यूज बनाने के लिए जरूरी खर्चा नहीं था, इस पे एसबीए नहीं मिलेगा, ये तो आग लग गई थी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये बाद में रेडी टू यूज बनाने के लिए जरूरी था, लेकिन एसबीए किस पे मिलता है? नए स्ट्रक्चर्स पे, नए कंस्ट्रक्शन पे। दिस इज नॉट कंस्ट्रक्शन, दिस इज एन ओल्ड रिपेयर, ऑल्दो ऑफ अ कैपिटल नेचर। तो नो एसबीए, नो एसबीए विल बी गिवन। यहाँ पे सीधा सीधा आपकी जेब से जो गया वो क्लेम कर लो। बताओ ये चीज समझ में आई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा नहीं, बिल्डिंग नहीं, इसमें लिखती हूँ रूफ रिपेयर। बात समझ आई? दोनों का डिफरेंस क्या है? बोलो, इस शांति को मैं क्या समझूं? कि नहीं आया। देखो, यहाँ दो चीजें हुई हैं, दो रिपेयर हुई हैं। पहली रिपेयर तो हुई जैसे आपने शॉप खरीदी इमीडिएटली, यानी उस रूफ के बिना ये शॉप यूज नहीं हो सकती थी, एंड यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो एसबीए किस पे मिलता है? एसबीए मिलता है आपको नई कंस्ट्रक्शंस पे, नए रेनोवेशंस पे, यानी आप यूज करने से पहले जो करते हैं। अब आप यूज कर रहे थे, उसमें आग लग गई, छत को नुकसान हो गया, तो एसबीए क्या ये नया कंस्ट्रक्शन है या ये रेनोवेशन है? ये रेनोवेशन कर रहे हो तुम। दिस इज अ रिपेयर, रिपेयर ऑफ अ कैपिटल नेचर।
अब क्योंकि अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है तो कैपिटल नेचर की रिपेयर है तो रिपेयर में ले जाओ और इसको क्लेम कर लो, बट यू विल हैव टू राइट डाउन अ नोट नीचे कि assuming this repair to be a nominal amount, it is claimed as an expense on paid basis. क्योंकि इस पे क्या कैपिटल अलाउंस क्या लोगे और कैश बेसिस में तो वो मिलेगा भी नहीं, तो जाएगा कहाँ खर्चा, कहीं तो जाएगा, यहाँ ले जाओ। ठीक है, समझ गए? और जो पहले वाला है उस पे क्या करेंगे, उस पे एसबीए क्लेम करेंगे, तो उसका एसबीए यही बना लेती हूँ। कितना था पहले वाला खर्चा? 8400। Yeah, तो मैं यहाँ पे ये रीजन लिख देती हूँ, एक्सपेंस टू मेक द शॉप रेडी 8400 था ना, 8400। यस मैम। तो मैंने यहाँ रीजन भी लिख दिया इसका। ठीक है, जो दूसरे वाली है वो उसको यूजेबल तो बनाएगी लेकिन इट इज नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज, वो उसके बाद गए। ठीक है, क्योंकि एसबीए के लिए स्ट्रक्चर नया होना चाहिए, इट शुड बी अ न्यू बिल्डिंग, तो वो न्यू नहीं है, आपने पुराने वाली को रिपेयर कराया है, तो एसबीए की कंडीशन यहाँ प्रूव नहीं होती। इस 8400 में से एसबीए का क्लेम कितने महीने का आएगा, ध्यान रखना, एसबीए इज द ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पहले साल में प्रोरेट होता है। टाइम अपोर्शन्ड होता है। पहले साल में टाइम अपोर्शन होगा, उसके बाद में तो पूरे साल यूज होगी ना। बताओ जरा 3% के हिसाब से कितने महीने होंगे ये, कब 6 लिया months, आपने? October 22। अक्टूबर में लिए। और इसका ये ध्यान रखना, ये यूजेबल कब से हुई, डेप्रिसिएशन कब से लगता है, व्हेन इट इज रेडी फॉर यूज, 30th नवंबर से हुई है। सो दिस एसबीए शुड बी फॉर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 4 महीने। months। ठीक है, तो लगाओ इसके ऊपर 8400 के ऊपर एसबीए। एसबीए मंथ से प्रोरेट होता है और जब आपका एसेट रेडी टू यूज होता है तब से होता है, तो 8400 पे लगाओ, इंपॉर्टेंट मार्क करो उसको। यूजुअली एसबीए देखा नहीं जाता है प्रॉपर्टी इनकम में, इसमें आया है। मैम इसमें एक डाउट था, जो प्रीमियम लिया है आपने 5040 का, इसको डिवाइड नहीं करेंगे टोटल लीज पीरियड से? नहीं नहीं नहीं, दैट हैपेंस फॉर ट्रेडिंग इनकम। जब ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर क्लेम करता है तो वो अक्रॉस द लीज पीरियड क्लेम करता है, लेकिन जब मकान मालिक रिसीव करता है वो पहले ही साल में सारा टैक्स कराता है। नाइंसाफी है, कुछ नहीं कर सकते। ट्रेडर मतलब अगर उसका बिजनेस ही प्रॉपर्टी का होगा तब वो डिवाइडेड बाय लीज पीरियड होगा? नहीं 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 नहीं, उसका बिजनेस प्रॉपर्टी का नहीं होगा, वो कोई भी बिजनेस कर रहा है लेकिन उस बिल्डिंग में कर रहा है, तो उस बिल्डिंग में उसका बिजनेस चल रहा है ना, यानी उस बिल्डिंग का वो किराया जो पे कर रहा है वो अक्रॉस अपने लीज टर्म पे पीएनएल में मान सकता है, क्रेडिट वो डेबिट कर सकता है, खर्चा माना जा सकता है। ठीक है, इट्स हिज बिजनेस खर्चा जिसमें उसका बिजनेस चल रहा है, उसका बिजनेस प्रॉपर्टी का नहीं है। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, जूते बनाने का भी हो सकता है। अच्छा, जिसमें वो पर्टिकुलर अपना काम कर रहा है, ऑफिस ही कर रहा है, उस वाले केस में वो वाला क्रॉस उस थी। केस में वो लीज टर्म पे आप उसको सेट ऑफ कर दोगे। ठीक है, ओके। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट एसबी हो गया, ये सीलिंग रिपेयर हो गई। हाँ, ओनली 8200, अच्छा इंश्योरेंस कंपनी होगी। रिचर्ड पेड इंश्योरेंस ऑफ 501 इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, दिस वाज पेड ऑन 1st October एंड इज फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2023। तो इंश्योरेंस तो नहीं लेना चाहिए, 23 सितंबर के लिए है ये, है ना? लेंगे मैम पेड बेसिस पे। It's on paid basis. You have paid during the year? Yes. How much has been paid? 501. 501। अगर तुम एसबीए भूल जाओगे, एक नंबर चला जाएगा। रूफ रिपेयर का तुम्हारा अजम्पशन और एग्जामिनर का अजम्पशन नहीं मिला, एक नंबर चला जाएगा। बाकी 20 नंबर में से या 15 नंबर से 10 नंबर तो लेके आओ यार। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, वैसे आई होप यू ऑल नो दिस, अब अगर ये इनकम ही गलत आती है तो टैक्स भी गलत आएगा,
तो क्या आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा? देगा, चाहे हमारी नंबरों पे देगा, जो भी हमारे अमाउंट्स आ रहे हैं। He He will will give on consider the their- approach. Yeah. ठीक है, नॉट ऑन दी वैल्यूज, ही विल गिव यू मार्क्स ऑन दी अप्रोच कि आपने जिस तरीके से कैलकुलेट किया है क्या वो तरीका ठीक था। समझ गए? नाउ आई नीड दिस वैल्यू। चलो दूसरी इनकम भी आ गई मेरे पास। ये कौन सी इनकम है? कौन सेविंग? सेविंग नहीं है, नॉन सेविंग। बॉयज नॉन सेविंग में जाएगा मैम, पक्का? पक्का। मैंने पैसे सेव कर करके प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उससे आने वाली इनकम सेविंग्स में होनी चाहिए ना? नहीं मैम, नहीं, नो मैम, ये लॉजिक No. नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एक बार बाकी हेड्स ऑफ इनकम पे। डू दे हैव एनी अदर इनकम? यस, सीम्स टू बी देयर। बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट। मैम ये सेविंग इनकम होगी। दिस इज सेविंग्स इनकम। टोटल इनकम। And dividend should be टोटल सेविंग इनकम। total. कोई रिलीफ तो दिख नहीं रही यार, नेट कर दूं? हाँ हाँ, अगर ये 183 होता तो तो PA नहीं मैम अगर मिलना। वो 183 होता तो वो पीए नहीं आएगा ना। ये नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ मिलेगा, पूरा मिलेगा। कितना? 12570। 12570। अब मैं ऐसा करती हूँ, इसमें से 5800 तो यहाँ ले लेती हूँ। नहीं मैम, पहले नॉन सेविंग में नॉन नहीं से। मैम, सेविंग नहीं 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 नहीं, पहले पहले NSI, नॉन सेविंग, पहले NSI नॉन सेविंग। सेविंग फिर सेविंग। पहले तो नॉन रूल है, ये सेविंग। नॉन सर, हाँ रूल ही तो है। ऑर्डर है, ऑर्डर। ऑर्डर है, ऑर्डर का Order. रूल है। अ, यस, दिस इज द रूल ऑफ HMRC कि सबसे पहले पीए कहाँ एडजस्ट होगा? नॉन सेविंग। नॉन सेविंग्स इनकम पे। सो इट इज NSI, NSI। अब आ गई तुम्हारी टैक्सेबल इनकम। एक गरीब आदमी तो नहीं है। Just a question, regarding that 20% relief on loan interest, do we deduct that from total income or separately from property income? That is from income tax. This is income. I'm just asking general question. हाँ, so general answer I'm giving you for your general question only. Here you will not find a place for deduction of that loan interest, means interest paid on property loan. That won't get deducted here. Once you calculate the income tax liability, after that you have to deduct it. Okay. Got it? So the first step is taxable income, then comes your income tax liability, and then comes less the finance cost related to property income. Okay. ठीक है, चलो तो अभी क्या कैलकुलेट करें? इनकम टैक्स लायबिलिटी। यस मैम। अब पता चलेगा कितने प्रोविजंस याद हैं। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा, देयर इज नो डिस्प्यूट इन कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन नॉन सेविंग्स इनकम, तो NSI पे तो वैसे ही कर लें। सही है? यस Yes. मैम।
ठीक है, टोटल मेरे पास नॉन सेविंग्स इनकम जितनी है प्लीज आप यहां से उसको लिंक करेंगे। अब मेरे पास बची हुई इनकम कितने पे टैक्स करने की बात आती है? 40%. 40 समझे? दिस शुड बी टैक्स्ड एट 40%. 40%। आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, द एग्जामिनर विल सी दिस अमाउंट लाइक दिस, क्योंकि ऊपर इसका कहीं कोई ट्रैक नहीं है कि ये अमाउंट आया कहां से, ये 25,843 कहां से आ रहा है, ये आ रहा है, ये 83,543 में से 37,700 माइनस करके आ रहा है। एनी Okay, न्यू ma'am. फिगर विदाउट लिंकिंग यू विल नॉट डू। मैं मॉक टेस्ट पेपर में भी नंबर काट लूंगी, अगर कोई नया नंबर आपने बिना ऐसे लिंक करे डाला तो पंच इन नहीं होना चाहिए वो। डू नॉट अज्यूम कि एग्जामिनर इसको ढूंढ लेगा क्वेश्चन से, ये नंबर है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, गॉट इट? हाँ मैम, यस। बताओ इन दोनों टैक्स वैल्यूज में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा 7540 तो उन्होंने करके दी थी। अरे तेरी ये क्या किया? से इग्नोर इग्नोर, क्या हुआ मैम? कुछ नहीं। इतना तो आता है। कोई बात नहीं। सब कुछ पका पकाया दिया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन है इसे दिएगा? आएगा भी नहीं मैम, लगता है एग्जाम में ऐसा इतना इजी। एग्जाम का ही है ये। ये एग्जाम का है? हाँ ये फिर तो फिर भी वो 15-25 बेसिक ही है। था ना मैम, 7700। अरे नहीं, इसका मतलब तुमने देखा नहीं। एक बार कर दूं फिर दिखाऊंगी क्या था। हाँ हाँ मैम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इनकम कौन सी टैक्स करें? सेविंग्स सेविंग्स इनकम। सेविंग्स इनकम के रूल्स क्या थे? फर्स्ट 5,000 5,000 अगर 5,000 5000 उस पे अगर जीरो होगा। पहली इस पे 0 5,000 ऑफ टैक्सेबल इनकम में जगह मिलती है तो 0% जगह मिल रही है क्या? तो नहीं, नो, मैम। नहीं मिल रही है। फिर सारा ही नेक्स्ट एनएसआई ने ले लिया। फिर नेक्स्ट क्या बचता है? SNRB, SNRB 1,000 बेसिक रेट टैक्स पेयर के लिए 1,000 1,000 higher के लिए 500 500 500 1500 0 एंड तो दिस मैम इज इसका तो एडिशनल 500 आएगा ना? सॉरी हाई हाँ, ये तो हाइयर रेट टैक्स पेयर 500 में था। 500 500 है। 500 मीनिंग पे higher। 500 का zero। 0%। मैं तुम लोगों से पूछ रही थी, लेकिन ये कौन बंदा है? ये 500 वाला है, हायर रेट टैक्स पेयर। हाँ हाँ, तो इसके लिए correct। SNRB वाली लिमिट कौन सी हुई? 500 500 वाली 500 पे 0%। 500 पे जीरो। बिल्कुल ठीक है। Yep। टोटल सेविंग्स इनकम कितनी थी? 1260। आउट ऑफ 1260 500 got exempted, remaining will be taxed at what rate? 40%. 40%। 40 परफेक्ट। चलो इसको कर देते हैं। सेविंग्स इनकम पे टैक्स आ जाएगा 304, करेक्ट? यस मैम, यस मैम। अब लास्ट इनकम कौन सी बची? डिविडेंड इनकम मैम इधर तो 2000 0%, 2000 का 2000 पे 0% हो जाएगा। 1000 0%। इसमें डायरेक्ट DNR भी होता है। देयर इज नो फर्स्ट 5,000 में से इसको जगह ढूंढने वाली बीमारी, नथिंग लाइक दैट। Yeah. डायरेक्ट जितनी भी डिविडेंड इनकम है उसके 2000 फर्स्ट 2,000 विल बी जीरो। ये किसी पे भी नहीं होता ना मैम, ये ऑल इनकम पे हाई टैक्स पेयर्स पे होता सब है। पे सब पे सब पे। ठीक है। हाँ सो हाँ, सब व्हाटएवर पे। इनकम ही इज अर्निंग, ठीक है, ये हर टैक्स पेयर को मिलता है। अब इनकम बची कितनी? अब मुझे देख के बताना, हाँ मुझे इसकी इनकम याद नहीं है कितनी है, इसका रेट ऑफ टैक्स। अरे मैम 40% है। 40%। नो नो नहीं, नो नहीं, नो 33.75%. 33.75 ये अच्छा, तुम्हारे हाँ, पास डिविडेंड टैक्स उसमें होगा, अच्छा ठीक है। ठीक है, टैक्स रेट्स में होगा, सो डू नॉट पैनिक। ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता तो मैं भी हमेशा इसको भूल जाती हूँ। क्रॉस चेक कर लेना, तुम भी ज्यादा यूज नहीं करोगे इसको। ऑलवेज क्रॉस चेक डिविडेंड की रेट्स ऑफ टैक्स फ्रॉम दी टैक्स स्लैब्स। यस मैम, गॉट इट? गॉट इट? यस मैम। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन Yes, दिखा yes. सकती हूँ। सब कुछ दे रखा था कि कुछ इसमें से 0% आना है, कुछ सेविंग्स इनकम में 0% आना है, फिर इसकी रेट अच्छा, ऑफ टैक्स हाँ 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 33.05 है। मैम, अगर ये क्वेश्चन आपको मॉक में देना तब कुछ नहीं देंगे ना?
बिल्कुल नहीं दूंगी। हाँ हाँ यार ये अगर एग्जाम में 99% केसेस में नहीं आता, यू शुड नो दिस कि एसएनआरबी नाम की कोई चीज है, ठीक है? यस मैम ये इन्होंने जो पका पकाया दिया है, यू वोंट गेट दिस, इवन यू वोंट गेट दिस पे माइनस करके, इतना, आई मीन रियली ये नहीं मिलता भाई। चलो अब हमारे पास क्या आता है, अब आता है टोटल करना। अच्छा सम का साइन चलता है, ठीक है? ये है टोटल टैक्स पेबल, इसमें से लेस करो पे, कितना माइनस करोगे 19,130, यस मैम। और ये नेट, ये आएगा नेट टैक्स पेबल। व्हाट, बस कमाई तो फूट फूट के आ रही थी इसकी यार। चलो दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, हमने बहुत टाइम लगाया इसको करने में। हाँ मैम टाइम तो बहुत ले रही है। ठीक है, गॉट इट, इजी इजी। अबे हवा हो गए क्या सब? नहीं अभी नहीं एक नहीं क्वेश्चन है, और करना है अभी। ठीक है मैम। ये छोटा सा ही है 111, जो तुम्हारे बस में नहीं आएगा, छोटा सा लेकिन तेल निकाल देगा। चलो ये 10 मार्कर वाली वैरायटी है जो 10 मार्क्स का आता है, ठीक है? लेट्स सी दिस। ईथल के नाम से आपको ये मिलेगा, मैंने ऊपर तक सारा करा है ना वर्किंग। ये प्लीज प्रेजेंटेशन ऐसा ही रखना, ठीक किया है। हाँ मॉक्स में मैंने कई बच्चों को देखा है, दे डू दी वर्किंग्स हियर, इधर ले जाके, प्लीज नो, nobody likes to hop up like this। ऐसे ही पढ़ने की आदत होती है यार हमें, हमारी पीडीएफ भी ऐसे ही बनती है ना, जस्ट इमेजिन दी पीडीएफ बीइंग मेड लाइक दिस। हम कंफर्टेबल नहीं मैम होते हैं उसको तो रीड एक बार करने को। आई एम सेइंग प्लीज डू नॉट डू दी वर्किंग्स लाइक दिस, ये इधर जा रही है एक्सेल, अच्छा नो अच्छा इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट आई विल टेल यू व्हाट द एग्जामिनर, इवन इफ आई टेल यू मी, मैं तो हर क्वार्टर मेरे ख्याल से 700-800 मार्क्स चेक करती हूँ, बावजूद उसके आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल चेकिंग इट लाइक दिस। ये नहीं, पीडीएफ भी अपन ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो ये इस तरह से पढ़ने वाली जो सिस्टम होता है, दैट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर द एग्जामिनर टू चेक। और एग्जामिनर जितना तुम्हारी कॉपी देख के रोएगा ना, उतने नंबर ज्यादा काटेगा। मेक इट पीसफुल फॉर हिम, ठीक है? उसको नोच नहीं खाना है यार। मैंने 112 बोला था ना पहले कराऊंगी। यस मैम यस मैम 112। 112 is a long question, long, very long। ब्रेक लेते हैं मैम फिर थोड़ा सा। नहीं इसको कल करते हैं मैम एक साथ तुम्हारे लिए ना, डाइजेस्ट नहीं हुआ। वो मैम तो fruitful अभी नहीं होगा। 111 कर रहे हैं ना? 111 कर लेते हैं, he's right, वो छोटा है, लेट्स डू 111। नहीं कल करते हैं, उसमें भी एटलीस्ट यू विल टेक 40 मिनट्स, इट विल बी टू मच बट आप Yes, तो कह रहे ma'am. थे छोटा है, छोटे में भी 40 मिनट। यार वो इसलिए वो छोटा जरूर है, बट इट इज ऑफ दैट, रुको दिखाती हूँ। स्टार्टेड बिजनेस, ओपनिंग ईयर, वो तो हमें फिर याद है। के बाद में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कल कर लेंगे ना, जब आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो फिर कल ही पढ़ लेंगे, हाँ क्योंकि मैम उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स इज क्वाइट इजी टू डू टुमारो। आज ठीक है। प्रॉपर्टी इनकम करा, फिर ये करा, जबकि कॉर्पोरेशन टैक्स इज एग्जैक्टली रिवीजन ऑफ ट्रेडिंग इनकम, ठीक है? ओके हाँ मैम, ओके मैम। चलिए जी, सो लेट्स कैच अप टुमारो सेम टाइम सेम चैनल 5 o'clock। ओके Yes. डन मैम। चलिए मैम जी, ये अपलोड हो bye-bye। जाएगा ना ये भी? हाँ हाँ
ये शीट तो मैं अभी अपलोड कर दूंगी। अच्छा और शीट भी ये अपलोड कर रहे हो आप? हाँ, ये शीट दिस विल बी Okay. डाउनलोडेबल, सो डोंट वरी। एक्सेल? हाँ, एक्सेल विल बी डाउनलोडेबल। इसको आप डाउनलोड Okay, करके ma'am. यू कैन जस्ट सी मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या फॉर्मूला लगाया है। डन डन और ओके। क्लास तो मुझे जूम से मिलेगी 3-4 घंटे में, तो हाँ हाँ वो ओके मैम, वो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पर मैंने 2 रिकॉर्डिंग करी है, तो ये जो छोटे वाली है ना, दिस यू विल आई विल गेट इन नेक्स्ट 2-3 आवर्स, 2 आवर्स में। अच्छा हाँ तो सही है। ठीक है, वो नो छोटी है प्रॉब्लम। तो छोटी जल्दी मिल जाएगी। डन ठीक है डन। जी। तो ओके मैम। बाय नाइट यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग्स आल्सो, एंड ये तो मैं अभी के अभी कर रही हूँ अपलोड। और मैम पीपीटी भी, प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, चलिए जी, लेट्स कैच अप टुमारो, एंड टुमारो आई विल टेक अप ओनली क्वेश्चन नंबर 112, नॉट 111। 111 किसी और दिन करेंगे, वरना तुम लोग खुद ट्राई करना, नहीं पर होगा नहीं इसकी, या फिर रिकॉर्डिंग करके दे दूंगी एक छोटी सी। हाँ मैम कोई बात नहीं। हाँ, अपने कंफर्ट से उसको कभी भी देख लेना, अच्छे से डिटेल में डन मैम। समझाऊंगी उसको। ठीक है, डन चलो डन। जी, ओके, लेट्स कैच अप टुमारो। यस मैम, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, Bye. ma'am. मुझे एंड नहीं करने देगा मीटिंग।